जिन लोगों के वीडियोस ऑफ है प्लीज चालू कर लीजिए। ज्योति सेन जी, निशी जी, प्राची जी, शिखा जी। किसी का डिवाइस IQ00Z5 से है, प्लीज आप उसको रीनेम करिए। सीमा जी, रुचि जी, और Vivo 1904 भी कोई ऐड है, प्लीज आप इसको रीनेम करिए। अब सब लोग सेटल डाउन हो गए। अरे यार, अब हमें फिर बैंक जाना पड़ेगा। दुर्गा मैम की प्रोडक्ट्स विवेक जी, सारे सेटल हो गए? हाँ मैम, मैं प्लीज देख रहा अनम्यूट हूँ। करिए। जी जी, मैं देख जी रहा हूँ। जी, मैं क्या है कि मैं वहाँ हूँ नहीं, स्कूल में। मैं आज इंदौर में हूँ, तो मैं ओके बोल रहा हूँ। सुनीला, आप सुन जी रही हो हमारे लिए? ज्योति, ज्योति मैम। हाँ सर। हाँ, आप लोग सही ढंग से व्यवस्थित तरीके बैठिए और सही सब लोग अपनी वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है सर। हाँ, ज्योति जी, आपके साथ कौन कौन बैठा है? तो हर हर टीचर का व्यवस्थित दिखना चाहिए। हम आपको ऑनलाइन कैमरों में भी देख रहे हैं, थोड़ा व्यवस्थित रहिए आप लोग सब लोग। ज्योति जी, आपके साथ कौन कौन बैठा है? ज्योति, ज्योति जी, आपके साथ कौन कौन बैठा है? अपने नाम बताएं। सरिता और ठीक है मैम, शुरू करें। ठीक है। प्लीज जितने लोगों के वीडियो ऑफ है आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आधी आधी क्लास मतलब मुझे लगता है इनविजिबल चीजों को देख के मैं किसको बता रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। इफ आई कैन नॉट सी, इट इज नॉट कंफर्टेबल, प्लीज अंडरस्टैंड। जिनके वीडियो ऑफ है प्लीज ऑन कर लीजिए। जी। मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली है, गुड 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 आफ्टरनून मैम। और कुछ लोग हैं वो नए हैं मेरे लिए। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने लोग पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं? यस मैम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आशा जी, आप ले चुकी है पहले ट्रेनिंग, राइट? जी। जी आई मैं थिंक ज्योति जी जी आप मैम। भी ले चुकी है। जिन्होंने ली है ट्रेनिंग वो अब बोले, बात करें। देखिए, हमारा सेशन इंटरेक्टिव होगा, आप मुझे सामने जवाब देंगे, हम बात करेंगे तो हम कुछ सीख सकते हैं। यस मैम, मैं भी पहले मीटिंग ले चुकी हूँ आपसे। ओके जी, रुचि जी। हेलो मैम, हाँ जी। आई एम विजिबल। हाँ जी। ओके मैम। जी सीमा जी। जी, आप लोग सेटल प्राची, डाउन हो गए हैं तो हम शुरू करें आज का वेबिनार। यस मैम। काफी लोग हैं जिन्होंने अभी भी कैमरा ऑन नहीं किया है, प्लीज अपने कैमरा ऑन करें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो देखिए, अपने हमारे पास सहयोगी से टाइम हेल्प की लें। लिमिट है। जी, हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमको उसमें मेरे पास बहुत कुछ होता है डिस्कस करने के लिए, इसलिए प्लीज आज का जो हमारा टॉपिक है, पढ़ने लिखने की समस्याएं और उपाय। कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शायद पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक लिया हो जो मैंने आज जो मैं बताने वाली हूँ, शायद कुछ चीजें उनको रिपीटेड लगे, कुछ चीजें शायद उनके लिए नहीं हो। जो लोग नए हैं उनके लिए सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है? तो और यदि मैं जो बताती हूँ उसके अलावा आपके पास कोई और उपाय है, कोई और तरीका है, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। अनीता जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जी मैम। अभी ऐसे बच्चे हर एक की क्लास में होते हैं जहाँ पे
पढ़ने की प्रॉब्लम आती है, लिखने की प्रॉब्लम आती है। मैंने ये जो टॉपिक लिया है, ये आप लोगों के जो गूगल फॉर्म थे, आपकी तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट आई थी, उस पे जो टॉपिक थे उसमें सबसे पहला मुद्दा मैंने ये उठाया है ना, पढ़ने और लिखने की समस्याएं। कितने लोग आप में से जो फेस कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते और लिख नहीं पाते, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है? आप लोग मैम चैट मैंने भी बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरी क्लास में है मैम बच्चे तो। ओके। मैम मेरी क्लास में भी है एक दो बच्चे जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। पढ़ना लिखना दोनों, या सिर्फ पढ़ना या सिर्फ लिखना? मैम लिखने में ज्यादा होती है बच्चों को, वो उनकी राइटिंग की वगैरह और मैम बोलते उल्टे भी है शब्द तब भी वो बनाते करना नहीं हैं, वो चाहते। ओके। कंफ्यूज रहते हैं बनाने में अल्फाबेट वगैरह। अच्छा, ठीक है। और सभी को बोलना है, सभी को पार्ट लेना है बोलने में। ठीक है, कल्याणी जी का मैसेज है, उनकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं। ओके। नहीं हुआ अभी। बाकी लोगों को नहीं है प्रॉब्लम? यस मैम, हमारे यहाँ भी है, कुछ क्लास में बच्चे ऐसे हैं लिख पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ पाते हैं लिख नहीं पाते। ओके, ठीक है, मैसेज भी काफी सारे आ रहे हैं। जी, हम सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे। जी। क्यों प्रॉब्लम होती है? एक्चुअली हमको लगता है कि बच्चा, जनरली एक ही दिमाग में होता है कि बच्चा लिख नहीं रहा है या पढ़ नहीं रहा है, मतलब या तो उसका दिमाग नहीं है ना, वो बेवकूफ है। हम या तो एक ही दिमाग बना लेते, या हम ये सोच लेते हैं कि वो करना नहीं चाहता। पेरेंट्स का जो रवैया होता है कि ये करना नहीं चाहता है। लेकिन बच्चे को कहाँ तकलीफ आती है, यदि हम ये समझ सके तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं और वो इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो समस्या होती है बच्चों की, वो होती है डिकोडिंग इशू, व्याख्या के मुद्दे। डिकोडिंग करना मतलब, आप कोई बता सकते हैं डिकोडिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिकोड करना क्या होता है? बोलिए। कोई तो बोलिए। देखिए, इस तरह से वन वे में ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं, हम आगे डिस्कशन कैसे करेंगे? डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? मैम हेलो, आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है। जी। डिकोडिंग समझाना, एटलीस्ट मेरे मानना है समझाना या व्याख्या करना। जी, डिकोडिंग मतलब किसी चीज समझा। को, जो कुछ लिखा हुआ है या कुछ चित्र है, उसको पहचानना कि वो क्या, मैसेज को अंडरस्टैंड करना, समझना क्या लिखा हाँ है उसको समझी। जानना। ठीक है। ओके। मैंने कुछ एग्जांपल सामने लिए हैं, है ना, यहाँ पे सामने आपको दिख भी रहा है। डिकोड द एबिलिटी टू टेक लेटर साउंड नॉलेज एंड बी एबल टू ब्लेंड दोज साउंड्स टुगेदर टू मेक वर्ड। जो सामने आपके लिखा है उसको समझना और फिर उसको बोल पाना या लिख पाना या पहचान पाना, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो जो बच्चे मतलब जहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के कुछ उदाहरण लिए। जैसे च और ज, बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि एक में लकीर बना के गोला बनाना है, दूसरे में गोला बना के लकीर बनाना है ना। जब बच्चा सीखता है, नया नया सीखता है, तो उसके लिए ये चीज ड्राइंग जैसी होती है। हम लोग बहुत आदत हो गई, हम लोग लिख रहे हैं इसलिए हम पहचान सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए जब नया होता है तो एक ड्राइंग की तरह सीखते हैं। तो वो क्या करेंगे, हम कैसे सिखाते हैं उनको, आप स्टैंडिंग लाइन बनाओ, आप स्लीपिंग लाइन बनाओ, है ना, हम इस तरीके से सिखाते हैं। तो उनके लिए एक ड्राइंग है। तो जहां पे कोई गलती कर दी बच्चे ने, जैसे च और ज में मैंने छोटा सा डिफरेंस बताया, प और श में
व और ब में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है। क और फ जो शुरुआत होती है सिर्फ वही चेंज है, बाकी पूरा अक्षर उनको सेम दिखता है। तो इतने छोटे से माइन्यूट चेंज को बच्चे शायद नहीं पकड़ पाते। वैसे इंग्लिश में होता है बी और डी, टी और एफ, पी और क्यू, है ना। अभी ये बच्चे नॉर्मली ये बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी होती है वो डिसलेक्सिया के लक्षण होते हैं। आप लोगों ने यदि तारे जमीन पर मूवी देखी हो तो शायद इस बीमारी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो सारे वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं। हमारा जो समझने का तरीका होता है किसी भी चीज को, हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसका पिक्चर हमारे दिमाग में बनता है, फिर हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है कि ये क्या है। पहले वो चीज देखी तो हम उसको प्रोसेस करके फिर पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो वहां उस प्रोसेसिंग सिस्टम में उन बच्चों के प्रॉब्लम होती है कि वो देख तो लेते हैं लेकिन उनको प्रोसेस नहीं कर पाते, ये उल्टा है सीधा, इसको बी बोलेंगे डी बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिकोडिंग के इश्यूज होते हैं जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है, और डिसलेक्सिया में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। शब्दों के उच्चारण में परेशानी। अभी हिंदी हमारी भाषा ऐसी है कि जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है ना। बोलने लिखने में कोई अंतर नहीं होता है, हर एक शब्द का उच्चारण वैसा ही होता है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर ऐसा नहीं है। अंग्रेजी जो है वो बहुत सारे देशों में बोली जाती है, बहुत सारे जगह पर बोली जाने की वजह से बहुत सारे अलग अलग जगह का इम्पैक्ट जो है वो अंग्रेजी में देखने को मिलता है। हर जगह का प्रभाव, कोई भी शब्द यदि कहीं से लिया गया है तो उसको बोलने का प्रभाव, इसलिए एक ही शब्द के उच्चारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आप में से इंग्लिश टीचर कौन है? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? बोलिए। मैम तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, यूकेजी क्लास। सीमा जी तो फिर आप मुझे ये जो सामने वर्ड्स लिखे हैं वन लेटर मैनी साउंड वाले वो पढ़ के बताइए। वन लेटर मैनी साउंड, एविल, हाँ जी। अगेन, एक्शन, एंग्री, एनी। एनी और आर। हर जगह ए लेटर को आपने अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया। जी। एबल में हमने उसको ए बोला, अगेन में अगेन उसको अ बोला, एक्शन में उसको ए बोला, ए बोला, एनी में भी एनी में ए उसको ए बोला, बोला, आर में उसको आ बोला। आर बोला। लेटर एक ही है, जी। लेटर एक ही है, लेकिन हमने हर एक में प्रोनाउंस अलग किया, राइट। यस। आप लोगों को बहुत आदत हो गई है, इसलिए आप लोग इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, किसको कहाँ कैसा बोला जाता है आपको पता है। लेकिन वो छोटा बच्चा जो 4 साल 5 साल का है, जिसने अभी अभी ABCD सीखा है, 2 लेटर 3 लेटर सीख रहा है, उसको नहीं पता कि ये जब अलग तरीके से आएगा, अलग जगह आएगा, अलग अक्षर के साथ आएगा तो इसका उच्चारण अलग होगा, ठीक है। उन बच्चों को ये नहीं समझ आता है, तो ये वहां पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। यदि कोई नया शब्द आ जाता है या नए तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चे जल्दी से रीड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे हमारे लेटर ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, एक ही का उच्चारण अलग जगह अलग तरीके से। जैसे सी, है ना, सी का उच्चारण क होता है, केमिकल में क होगा, कैप में क होगा, लेकिन सक्सेस, है ना, वहां पे स भी आता है, दो आते क भी आता है, बहुत सारी जगह पे उसका उच्चारण स के साथ भी होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लेटर है जिसका दो तरह से उच्चारण आता है। जैसे जी, जी का उच्चारण जिम, GYM जिम, तो वो ज होगा, लेकिन गर्ल, GIRL गर्ल, तो वो ग होगा। बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि उसका उच्चारण कैसे करना। दूसरी समस्या, हमारे हिंदी में मतलब फोनोग्राफ और फोनिक साउंड दोनों सेम है, मतलब जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में हम लिखते हैं, उस लेटर को एच बोलते हैं, उस एच का उच्चारण क्या होता है? हाँ। एच का उच्चारण फोनिक साउंड हाँ। हाँ।
हाँ हाँ ठीक है, अब सोचिए, हम उसको लिखवा रहे हैं दो डंडी बना के, एक डंडी बना के, हम उसको बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ा जाएगा तो ह बोला जाएगा। हाँ बोला वो बच्चा जाएगा उसको मैम। कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो बच्चा उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू बोलते हैं डबल यू, हाँ लिखा जाता है दो बार वी, और उसका उच्चारण व, उसके साथ में एच वाह। आता है तो भी वो व। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम लोग कभी इसकी डेप्थ में इतना नहीं जाते हैं कि बच्चा क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आई होप आप लोग अभी समझ रहे होंगे कि बच्चे क्यों प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट? ओके मैम। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए अनीता जी। डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन, समझना किसी भी चीज को जो लिखा है, उसके बाद उसको कैसे समझा जाए, उसको क्या पढ़ा जाए, ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। आप सामने एग्जाम्पल देख रहे हैं, वाइल लिखा हुआ है, WHILE वाइल, ठीक है, लेकिन बच्चा उसको डब्ल्यू को व पढ़ रहा है, एच को फिर ह प्रोनाउंस कर रहा है, उसके बाद ILE है, वो सोचता है मैं क्या, तो वाइल, व, हिली, हिल, बहुत सारे उसके दिमाग में चीजें आती है। मतलब जब एक बच्चा ऐसे कुछ देखता है तो उसके दिमाग में कितनी सारी चीजें आ सकती है, तो वो उन सारी चीजों से लड़के फिर किसी एक चीज के ऊपर आता है। तो जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको एग्जैक्टली कि क्या लिखा है, जिनको फोनिक का नॉलेज क्लियर नहीं है, या फोनिक है लेकिन वो जोड़कर उसको एग्जैक्टली, क्योंकि अंग्रेजी के नियम ऐसे बहुत सारे होते हैं, बदल जाते हैं, है ना, बहुत सारे शब्दों में उच्चारण, ब्यूटी बट ब्यूटी पुट, है ना, NO नो के NOW नो, बहुत सारे रीजन है कि हम, बहुत सारे चेंजेस हैं, तो बच्चे समझने में परेशानी महसूस करते हैं, इसलिए वो लोग उसको सही नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, अनीता जी नेक्स्ट पे चलिए। कुछ मिक्स डिफिकल्टीज हैं, मिश्र परेशानियां हैं। अभी एक परेशानी ऐसी होती है, बच्चे लेटर को आगे पीछे करते हैं। मेरे स्कूल में एक बच्चा है, उसको अभी पेरेंट आए, वो राइटिंग वर्क फिनिश नहीं करता है, तो पेरेंट को बुलाया, काफी बार मतलब डिस्कशन होता है, फिर मैंने पेरेंट को सजेस्ट किया आप एक बार किसी पीडियाट्रिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को बता सकते हैं, तो बताइए, तो कुछ सॉल्यूशन निकले। गए वो साइकेट्रिस्ट के पास, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद पता चला उसको डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया एक ऐसी बीमारी होती है कि बच्चे लेटर रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम करते हैं और लिखने में लेटर की सही जगह भी नहीं पहचान सकते हैं। जैसे मैंने सामने एग्जांपल दिया है, फॉर्म और फ्रॉम, ठीक है, तो आर और ओ यदि जगह बदलती है तो बच्चा उसको पकड़ नहीं पाता है, उसको वो समझ में नहीं आती है बात। ठीक है, तो ये बच्चों की प्रॉब्लम होती है। कलम और कमल, लेटर आगे पीछे हो गए लेकिन बच्चा उसको पकड़ नहीं पाएगा, वो आगे पीछे जोड़ के कुछ भी शब्द बना लेगा, इसलिए वो लोग गलत रीड करते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम होती है जहाँ पे स्पेलिंग एक जैसे हैं, जिसके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है, वृद्ध और वृहद, दो अलग शब्द हैं लेकिन उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन अर्थ उनके अलग है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप नीचे एक मैंने थोड़ा सा कार्टून विंडो दिया है, आप देख सकते हैं, टीचर एक एक साउंड सिखा रही है बच्चे को। ठीक है, तो वो बच्चा बता रहा है म, ए, प, है ना, फोनिक से बोल रहा है, लेकिन जब वो पूरा एक साथ बोलना है तो वो मैप की जगह पेन बोल देता है, लेटर्स फिर वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये बच्चों की समस्या होती है, वो टुकड़े तो पढ़ लिए उन्होंने, एक एक लेटर तो पढ़ लिया, लेकिन उसको जोड़कर नहीं बोल पाए। ये कुछ रीजन है जहाँ पे बच्चे पढ़ने में परेशानी महसूस करते हैं। ठीक है, अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। प्रतिधारण में कठिनाई मीन्स रिटेंशन डिफिकल्टी, कोई एक लेटर सीख लिया, है ना, जैसे आप देखते होंगे ज्ञ, त्र, क्ष, जब ये बच्चों को सिखाते हैं आप QW वाई, जब ये लेटर बच्चों को सिखाते हैं तो उनको आप दूसरे दिन पूछिए तो शायद आधी क्लास से भी कम होगी जो आपको वो फिर से बता पाएगी, है ना। तो कुछ लेटर ऐसे होते हैं कि जिसको बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, उसके रिटेंशन में उनको प्रॉब्लम होती है, वो चीज उनके दिमाग में नहीं रहती है। सिखाया था आपने, उन्होंने सीखा, उस वक्त बोल दिया, लेकिन वो याद नहीं रहा, उसको कंटिन्यू रखना अपने पास, वो बच्चों के लिए परेशानी होती है।
इसके बाद एक और प्रॉब्लम ये होती है, रिटेंशन का दूसरा एक और है। बच्चे ने लाइन पढ़ना शुरू की, सपोज सेकंड थर्ड का बच्चा है, उसने लाइन पढ़ना लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है, एक 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 वर्ड वो डिकोड करता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको साथ में मिला के एक सेंटेंस बना के उसका मतलब समझना, वहां प्रॉब्लम होती है। वो लाइन खत्म होके फिर वो वापस लेफ्ट हैंड पे आएगा, पेज के लेफ्ट साइड पे, तब तक वो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है उसकी, क्योंकि बच्चों की आईसाइट कमजोर होती है। तो वो उसको कैच नहीं कर पाता कि मैंने कौन सी लाइन पढ़ी, तो अब मुझे किस लाइन पे जाना है। मुझे फर्स्ट पढ़ी है, फिर सेकंड पे जाना है, वो सेकंड की जगह थर्ड पहुंच सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में भी वो रिटेंशन नहीं रहता कि मैंने कौन सी लाइन से पढ़ा था। कई बार हम लोगों का होता है, जिन लोगों को चश्मे होते हैं, यदि वो चश्मे ना पहने या चश्मे थोड़े से सेट नहीं होते, तो हमको भी कभी कभी फील होता है ऊपर की लाइन नीचे या नीचे की लाइन ऊपर दिखाई देती है। तो ये मैंने क्या पढ़ा था और अब मुझे कहाँ से पढ़ना है, वो रिटेंशन नहीं रहता है बच्चों को, इसलिए भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए आगे पढ़ लिया, लेकिन पीछे के वर्ड भूल गए। सेंटेंस पढ़ा, बच्चा डिकोड कर रहा है, पढ़ रहा है, शुरू के 2-3 सेंटेंस पढ़ लिए, वो याद रहे, चौथे पांचवे में पहुंचा तो पहला सेंटेंस भूल गया, पहला वर्ड भूल गया, मतलब सेंटेंस खत्म होने तक आगे के वर्ड भूल जाता है, तो उस पूरे को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है कि उसने पूरा क्या पढ़ा, है ना। इस वजह से उसकी स्पीड भी नहीं आती, क्योंकि वो एक एक को अलग अलग पढ़ता है। वो पूरा यदि साथ में पढ़े तो उसको पूरा सेंटेंस समझ में आएगा, तो एक एक को पढ़ के समझ के पढ़ के बोलने के चक्कर में उसको प्रोनाउंस भी करना है, जोर से बोलना है, उस चक्कर में वो आगे का बोलता है, इसलिए स्पीड भी कम होती है। तो ये बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो बच्चे पढ़ने के टाइम फेस करते हैं। ठीक है, दीज आर द रीजंस। आपको लगता है इसके अलावा कोई और होगा? नो मैम, हो सकता है यही प्रॉब्लम हो। इसके सिवा कोई आपको दिखता है, लगता है कोई रीजन? प्लीज आप सब लोग आंसर करिए। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टू वे। दुर्गा मैम, आप अपने बता सकती हैं, आपके बच्चे को परेशानी होती है पढ़ने में, क्या कारण समझ में आता है आपके लिए, बताइए, बोलिए मैम को बताइए, अभी मौका है, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर वो पिक्चर देख के, जैसे अपन पढ़ाते हैं तो पिक्चर देख के अक्षर पहचान लेता है, और उससे कुछ अलग से बोलो मैम तो कुछ नहीं पहचानता। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि पिक्चर के बिना उनको पढ़ना सिखाइए, पिक्चर के साथ पहचान लेते हैं। जी। ठीक है, मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो 3 साढ़े 3 साल का है ना, नर्सरी जूनियर में पढ़ता है। उसको भी यही प्रॉब्लम है, उस घर स्कूल में टीचर पिक्चर से पढ़ाती, मैंने उसको एक काम किया, मैं उसके साथ न्यूज़पेपर लेके बैठी, न्यूज़पेपर के अंदर से मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया। उसका नाम दियान है, मैंने कहा चलो डी ढूंढ के दिखाओ, अपने नाम से लेटर्स ढूंढो। फिर मम्मी का नाम क्या है, उनका पहला लेटर, मेरा नाम क्या है, मेरा पहला लेटर। अब उनको थोड़ा सा प्ले वे मेथड में ले जाइए, बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। और हर एक लेटर को, जैसे मैंने बताया कि आप अपने नाम का लेटर ढूंढो, आप मम्मी के नाम का लेटर ढूंढो, तो आप उस लेटर के साथ वो जिस पिक्चर को बोलता है उस पिक्चर को हटा दीजिए, सिर्फ वो लेटर लिखे। सपोज आपने उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट बताया है, ठीक है, अभी पिक्चर्स हटा के बोर्ड पे एबीसी लिखिए और उसको बोलिए सी फॉर कैट कौन सा है। ठीक है, कैट वाला सी, कैट का सी कौन सा है, तब वो बच्चा पहचानेगा धीरे धीरे। जब वो लेटर को पहचानने लगे अकेले, उसके बाद उससे सिर्फ लेटर पूछे कि ये क्या लिखा है, और उसको फिर कैट धीरे से हटवा के सिर्फ सी पर लेकर आइए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं मतलब मुझे 2 दिन लगे, ज्यादा नहीं लगा। एक बार उसको बैठाया, नहीं बैठाया, सेकेंड टाइम में उसने कर लिया। तो आप जैसे टाइम देंगे, थोड़ा सा बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी आदतें बदलनी पड़ेगी। ठीक है, और मैम जैसे कुछ बताते हैं सुन के याद कर लेता है वैसे, और मतलब उसकी मेमोरी में पता नहीं क्या है कि बता दीजिए भूल जाता है। रिपीटेशन से मेमोरी हो जाती है, जितना रिपीट करेंगे बच्चे वो मेमोराइजेशन ज्यादा होगा। थोड़ा रिपीटेशन जरूरत होती है उन बच्चों को, एवरीडे रिपीटेशन।
और एक बार आदत में आ जाएगा तो फिर नहीं भूलेंगे। और कभी भी उस बच्चे के सामने ये मत बोलिए कि आप भूल गए। हम जब बच्चा नहीं बोलता तो हम उससे ये पूछते हैं, आप भूल गए, आपको याद नहीं है ना? ये चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आप बच्चे को बोलिए कि कोशिश करो, आपको याद आ जाएगा, आपने बताया था, आपको आता है ना? ये दो चीजें, हमारा जो ब्रेन है ना, थोड़ा सा साइकोलॉजी पे जा रही हूँ। हमारा जो ब्रेन है, जो कॉन्शियस माइंड होता है वो तो सामने जो है उसको, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो कुछ चीजों को ग्रास्प अपने आप कर लेता है, और वो अपने आप उसके हिसाब से सारी कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। तो जब आप उसको नेगेटिवली बोलेंगे कि आप भूल गए, आपको आता नहीं है, तो वो अपने दिमाग में बैठा लेगा और हमेशा उसके पास ये रहेगा रीजन कि मुझे आता नहीं है, मुझे याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। इंस्टेड, एज अ टीचर हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी बच्चे के लिए हमारे मुंह से नेगेटिव ना निकले। ठीक है, आप बच्चे को बोलिए आपको आता है, ठीक है, कोशिश करिए, याद करिए, आपको याद आ जाएगा, आप कर सकते हैं, है ना? आपने पहले ये पढ़ा है, याद करिए, होगा। तो जब आप पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली करेंगे, कभी भी उनको नेगेटिव रिमार्क मत दीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कोई ये मुझे पढ़ के बताएगा। मैम वन क्वेश्चन मेरा था। यस मैम। मैम सीमा जी, दूसरों को मौका दें हम। मैम चलिए, संगीता लोधी जी। सविता सविता मैम आप पढ़ेंगी? सविता मैम। जी सर। जी मैम। पढ़िए। हेलो। प्लीज लाउडली पढ़िए। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए सबसे पहले आप अपने आप को। पहले आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आप सिर्फ मोबाइल को टच Unmute करें, एक स्पीकर आएगा, स्पीकर को टच, हाँ ओके बोलिए। If you can read this, thank our teacher. वेरी गुड। इफ यू कैन रीड दिस, थैंक अ टीचर। यदि आप पढ़ सकते हैं तो अपने टीचर को थैंक यू बोलिए। अभी राइट साइड पढ़िए, कोशिश करिए। If you can हाँ read हाँ। EHS, this उल्टा रीड लिखा है यो, फिर क्या लिखेंगे? प्रोबेबली Probably, हाँ AR a teacher. वेरी गुड। इफ यू कैन रीड दिस, यू प्रोबेबली आर अ टीचर। यदि आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो शायद आप टीचर हैं, है ना? हम टीचरों से ये अपेक्षा रखी जाती है कि बच्चा सही लिखे या गलत लिखे, हम उसको पढ़ ही लेंगे, है ना? बच्चा शायद खुद नहीं पढ़ पाता है कि उसने क्या लिखा है, लेकिन हम उसको जरूर पढ़ लेते हैं, राइट? सो बच्चा जो भी लिखे हम उसको पढ़ के बताते हैं। अभी कैसे पढ़ के बताते हैं? अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये मुझे कौन पढ़ के बताएगा? आई थिंक संगीता मैम पढ़ेंगी, संगीता लोधी। Can you read this quote? The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the pupil do to the greatest things. वेरी नाइस, वेरी गुड। एक भी स्पेलिंग सही नहीं है इसमें। ये किया है सिर्फ फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ही सही है, बाकी बीच के सारे गलत है, मतलब आगे पीछे है सारे लेटर, लेकिन सारे जंबल है। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर सही है, लेकिन फिर भी आप पढ़ पाए। बाकी जो लोग नहीं बोले जोर से, उन लोगों ने भी कोशिश की, ऑलमोस्ट पढ़ लिया। यस और नो? यस मैम। यस और नो? यस मैम। पढ़ पाए आप लोग? यस मैम। यस मैम। ये क्यों पढ़ पाए? व्हाट इज द रीजन? यदि स्पेलिंग गलत भी थे तो भी आपने उसको सही कैसे पढ़ा? एक्चुअली हाँ जी बोलिए।
क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक लिखते हो, तो उन स्पेलिंग को समझना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है हर बच्चा स्पेलिंग सही लिखता है। तो ठीक है, आप काफी कुछ सही हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ पाए ये बताइए। व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस? हम कैसे पढ़ पा रहे हैं? गलत स्पेलिंग को भी हम सही कैसे पढ़ पा रहे हैं? हम क्योंकि कैसे अंदाजा स्पेलिंग लगा हम लोग लेते हैं? पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि स्पेलिंग जी पहले पढ़ चुके हैं, और कोई चीज बार बार रिवाइज की जाए या बार बार आए तो उसको पता रहता है कि है क्या। जी बिल्कुल, ये ह्यूमन एबिलिटी है। हमारा जो ब्रेन है वो जब कुछ चीजों को पहचान लेता है, कुछ चीजों को सीख लेता है, तो जब अगली बार वो चीजें आती है तो वो अपने आप उसको डिकोड कर लेता है, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती है ना। ये हमारी एबिलिटी है। सर नाम से कोई जुड़े हैं, उन्होंने भी लिखा, दैट इज ऑल्सो राइट। आप लोग प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए तो मैं देख पाऊं, और आप अपना नाम भी लिखिए ताकि अनिता जी को परेशानी ना हो आपके अटेंडेंस में। बिल्कुल सही लिखा। एक्चुअली ह्यूमन एबिलिटी है कि हम किसी एक चीज को एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद उसमें गलत भी हो तो हम उसको सही पढ़ेंगे। तो अभी जो बच्चे हैं हमारे, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। जरूरत क्या है उनको? एक प्रैक्टिस देने की, है ना। हमने जो पढ़ा वो किससे पढ़ा? हमारी आदत है, हमारी प्रैक्टिस है, इसलिए हम इजीली पढ़ पाए। और जो नहीं पढ़ पा रहे तो उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी उनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, उन्होंने ऐसा ज्यादा देखा नहीं है, ज्यादा किया नहीं है। तो अभी हमको क्या करना है? जिनको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जिनको थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, तो उनको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस देना है, थोड़ा ज्यादा हेल्प करना है, थोड़ा ज्यादा पढ़वाना है। ठीक है, उनके ब्रेन के अंदर ये चीजें फिट हो जानी चाहिए कि इसको इस तरह से बोला जाता है, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। राइट? सही हूं मैं? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम ये समझ गए कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। तो अभी बच्चों से हमको कैसे काम लेना, अभी ये हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस देना। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हम कैसे करेंगे ये सब कुछ, इसके लिए आगे अभी ये प्रैक्टिस देने के लिए क्या करना है? तो ये है साइट वर्ड्स को याद करना। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? व्हाट आर साइट वर्ड्स? दृश्य। आप लोग बच्चों को सिखाते होंगे ना वर्ड्स। क्या अच्छा, साइट का मतलब बताइए। SIGHT साइट क्या होता है? दृश्य या दृष्टि। हाँ। बिल्कुल सही है। दृष्टि, नजर, आपको जो सामने दिखता है। ठीक है, साइट मतलब नजर में जो आता है, सामने दिखता है। साइट वर्ड, कॉमनली यूज वर्ड कॉल्ड साइट वर्ड। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। जो बार बार यूज होते हैं वर्ड, जो हर जगह आपको हर बार आपकी नजर में आते हैं, आप चाहे कुछ भी पढ़े। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट 100 to 400 वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में साइट वर्ड की तरह माने जाते हैं, 100 to 400। और ऐसा कहा जाता है कि हम सीनियर KG फर्स्ट सेकंड पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेकंड तक एटलीस्ट 100 साइट वर्ड्स बच्चों को आ जाने चाहिए। दे शुड लर्न एटलीस्ट 400 साइट वर्ड, 100 to 200, है ना। ये साइट वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार कुछ भी पढ़ा जाए नजर में आएंगे। तो अभी हमको क्या करना है कि इन साइट वर्ड्स को बच्चों की साइट में लेकर, हमको ये करना है कि हम इन वर्ड्स को बच्चों के सामने रखें, बच्चों के नजर के सामने जितना हो सके। मैं इससे पहले जिस स्कूल में KG सेक्शन देखती थी, हम क्या करते थे, सीनियर KG के अंदर जब जैसे 2 लेटर वर्ड सिखाए, 3 लेटर वर्ड शुरू किए, ए साउंड चल रहा है, तो ए साउंड से मैंने यदि इस हफ्ते में 5 स्पेलिंग सिखाने हैं, तो उन 5 स्पेलिंग को हम लोगों ने क्या किया था, A4 साइज की शीट के ऊपर स्पेलिंग लिख लिए, पुरानी बुक्स में से उसके पिक्चर काट लिए, है ना। सपोज CAP कैप, तो कैप का फोटो और वो, और उसको हमने लेमिनेट कर लिया। लेमिनेट करके हमने उनको पिन अप करके पूरा एक
एक के नीचे एक वॉल हैंगिंग जैसा बना लिया। तो जो जो लेटर चल रहा है उसको उस डोरी में वॉल हैंगिंग में ऐड कर देना है और उसको क्लास में लगा देना है। बोर्ड के बाजू में वो वर्ड, एक हफ्ता यदि वो वर्ड चल रहे हैं तो एक हफ्ता वो सारे वर्ड बोर्ड के बाजू में किल पे लगे रहेंगे। मतलब बच्चों की नजर में वो वर्ड्स हमेशा रहने चाहिए, सारा दिन सुबह से आते हैं तब से जाने तक वो वर्ड्स उनकी नजर के सामने होने चाहिए। हर हफ्ते ऐसे 5-5 करके तो आप महीने में 20-25 वर्ड्स बच्चा आराम से रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसके अलावा जब आप कुछ और साइट वर्ड जो छोटे छोटे होते हैं वो पहले से बच्चे जूनियर में वगैरह में 2 लेटर वगैरह कुछ सीख कर आए हैं तो वो उनको आते हैं, तो उनको बोर्ड पर लिख कर रिवाइज करवाना नए वर्ड को नजर के सामने। तो ऐसे आप साइट वर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं और एवरी वीक या जैसा आपको ठीक लगता है आपके बच्चों की कैपेबिलिटी और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 3 दिन या 4 दिन या एक हफ्ता आप उनको रखकर फिर नए चेंज कर सकते हैं। तो नजर के सामने वो चीजें रहेगी, उसको हर दिन में एक बार जरूर पढ़वाना है। हमारा रूटीन होता था सुबह आके कौन कौन से काम करना है, तो पहले नंबर्स बोलना है जब तक मतलब अटेंडेंस टीचर ले या टीचर कुछ काम कर रहे हैं तब तक बच्चों को नंबर्स बोलना है, रिवर्स नंबर बोलना है, टेबल शुरू किया है तो टेबल्स बोलना है। उसके बाद जितनी चीजें सामने लगी है उनको पढ़ना है। नर्सरी के अंदर हम ABCD और इसके हमने A to Z के सारे बड़े बड़े ऐसे ही लेमिनेट करके बनवा रखे थे तो वो हैंग करके रखते थे, तो उनको देखना है। जो भी सिखाया है यदि नंबर नेम्स चल रहे हैं तो नंबर नेम के स्पेलिंग हम 1 से 10, 11 से 20 तो वो बोर्ड पे लगे होते थे। तो वो हर रोज का आके डिसाइड होता था कि मंडे यदि वो लोग स्पेलिंग बोलेंगे तो ट्यूसडे नंबर्स बोलेंगे, तो वेनसडे टेबल्स बोलेंगे। एक मतलब एक प्रोसीजर बना लीजिए बच्चे को हर रोज। उससे क्या होता है बच्चों को एक आदत बन जाती है। इसमें क्या होता है उनकी सारी इंद्रियां एक साथ काम करती है, बच्चों की नजर सामने देखती है, बच्चे मुंह से बोलते हैं, दूसरे बच्चे बोल रहे हैं वो उनके कानों में भी पड़ता है। तो जितनी ज्यादा सेंस ऑर्गन्स उसमें बिजी होंगे उतना ज्यादा रिटेंशन रहेगा, उतना जल्दी बच्चे ग्रास्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत हेल्पिंग होता है क्लास में रीडिंग इजी बनाने के लिए कि आप इस तरह से कुछ पिक्चर्स वगैरह में या कुछ बना के उसको दीवारों पर लगा दे। काफी सारी क्लास में दीवारों के ऊपर बहुत कुछ बना होता है पर वो परमानेंट चीजें होती है तो बच्चे उसको फिर इग्नोर करने लगते हैं। आप कुछ ऐसा लाइव रखिए जो चेंजिंग रखिए तो बच्चे हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए अनीता जी प्लीज। ये कुछ हिंदी के साइट वर्ड्स हैं और इसके अलावा जहां पे बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है वहां पे हम उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख कर रख सकते हैं। यदि बच्चे बड़े हैं उनको हिंदी आ जाती है पढ़ना, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो हम उसको हिंदी इंग्लिश भी साथ में लिख के कि वो कैसे प्रोनाउंस होगा, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये उपाय है कि बच्चे नजर के सामने रहेंगे तो वो उसको फाइंड कर सकते हैं कि किसको कैसे पढ़ा जाए। या आप अपने हिसाब से भी जो बच्चों को इजी लगता है पिक्चर्स के साथ इजी लगता है छोटे क्लास को, तो पहले पिक्चर्स लगा दीजिए फिर पिक्चर्स हटा दीजिए। यू कैन मॉडिफाई, आप अपनी क्लास के और जरूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। पर्यावरणीय संकेत। अभी इसमें पर्यावरणीय संकेत मतलब एनवायरमेंट क्यूज। बच्चे जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसके आसपास जो चीजें देखते हैं जब आप उनको पढ़ाते हैं, यदि आप उन चीजों को अपने पढ़ाई के साथ रिलेट करें। हमारी आजकल जितनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बुक्स भी चेंज होने लगी है, बुक्स में भी काफी कुछ आने लगा है। आप देखिए हर बुक के अंदर वही चीजें वही बातें होती है जो बच्चों के आसपास है। अभी कल सुबह की बात है, मेरे एक टीचर, मैं बाहर खड़े थे मैं और वो टीचर कुछ आपस में बातें कर रहे थे, तो वो टीचर मुझे बता रहे थे कि मैडम अभी जो हमारे यहाँ गुजराती की टेक्स्ट बुक नई बनी है NEP के हिसाब से चेंजेस हो रहे, तो बोले नई बुक आई है उसके अंदर बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर्स जो है उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से कि आप अपने प्रिंसिपल मैम को या प्रिंसिपल सर को जाकर पूछिए कि वो आपके स्कूल के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है, अलग अलग तरह के काम है, उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो वो मल्टीटास्किंग के बारे में था कि बहुत सारे कामों को एक साथ कैसे किया जाए। तो वो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बच्चा जहाँ रहता है उसके आसपास जो भी है उससे कनेक्ट करती है, वहां पे क्या कैसे है काम कैसे होता है, तो बच्चे उसको अपने एनवायरनमेंट में भी उस चीज को सामने देखते हैं तो उसको जल्दी से पहचानते हैं, उसको जल्दी से कैच करते हैं।
तो जब आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ सिखा रहे हैं और आपको फेस हो रहा है कि बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप ऐसी चीजें करिए जिससे बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर सके, जो उनके एनवायरनमेंट से आती है। हम जब भी बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं तो हम पहले पिक्चर्स दिखाते हैं ना, एप्पल दिखाते हैं, एप्पल का फोटो दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे ने एप्पल देखा है। आप उसको कोई ऐसी चीज बताइए जो उसने जिंदगी में नहीं देखी, तो बच्चा उस चीज को भी नहीं पहचानेगा और उस लेटर को भी नहीं सीखेगा। हमारी मतलब बच्चा जिस एनवायरनमेंट में ऐसा है, जो जो देखता है उससे रिलेटेड होगा, तो उसकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होगी। अभी मुझे एक बात बताइए, आप लोग यदि जैसे फर्स्ट सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड लेते हैं, उसमें यदि कोई इंग्लिश है या ईएनबी है, इसका चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो व्हाट इज योर मेथड? आप किस मेथड से पढ़ाते हैं बच्चे को? पहले आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं या वर्ड्स लिखवाते हैं या रीडिंग करवाते हैं या समझाते हैं? हाउ डू यू गो? मैम रीडिंग करवाते हैं। पहले रीडिंग करवाते हैं लेसन, उसके बाद मतलब आप रीड करते हैं, बच्चा रीड करता है, पहले रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन, यस मैम। उसके बाद लिखवाने में क्या शुरू होता है सबसे पहले? मैम उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे टिक द राइट ऑप्शन रहे और या फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह जो कुछ भी हो। ओके। हम ये तरीका अपनाते हैं, वर्ड मीनिंग बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, फिर वर्ड मीनिंग्स लिखवाते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और जो भी एक्सरसाइज है, फिर क्वेश्चन आंसर। जी निशी जी बताइए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, जब पढ़ाते हैं तो पहले उस चीज को खुद पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं कि हाँ कि क्या पढ़ाना है। ठीक मैम है। जब हम स्टार्टिंग में गए थे तो पहले हमने देखा था कि हाँ क्या पढ़ाना है, तो जब धातु रूप हमने पढ़ाए थे तो उस चीज को हमने टिलेक्स से पढ़ाया था, तो कुछ बच्चों को तो जल्दी समझ में आ गया था, कुछ को नहीं आया था। ठीक है, अभी देखिए, मैं एक आपको तरीका बताती हूँ। मेरे यहाँ जो टीचर करते हैं और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे जो ठीक लगता है तरीका, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्या होता है जब हम बच्चों को, आपने लिया किताब खोली, आपने पढ़ना शुरू किया, आप बच्चे को बोलते हैं मेरे साथ पढ़िए। बच्चे के लिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो नए होंगे, उनको आते नहीं है, पता नहीं है ना, उनका मीनिंग नहीं पता, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। आप बोलेंगे, उसके बाद वो आपके पीछे प्रोनाउंस करेंगे। आपने जब पढ़ा लिया, उसके बाद आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आप वर्ड मीनिंग लिखवाएंगे। तो बच्चा वर्ड मीनिंग तक आते आते वो पहले के वर्ड भूल चुका होता है। जब वर्ड मीनिंग पे आएंगे तो उसको कहाँ से कनेक्ट करना, क्या चीज है, वो पूरे सेंटेंस के साथ कनेक्शन उसका टूट जाता है। मेरे टीचर क्या करते हैं, मेरे इंग्लिश टीचर है, वो है ना, लेसन है या स्टोरी है या पोयम है, तो पहले तो उसका मीनिंग समझाएंगे बच्चे को कि इस स्टोरी में क्या है। इस स्टोरी में एक लड़का है, वो घर से बाहर निकलता है, ये वो वॉट एवर स्टोरी, वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्ड से शुरू करते हैं। टीचर बोर्ड पर वर्ड्स लिखती है, बच्चों को बोल के बताती है और उन वर्ड्स के मतलब बताती है, ठीक है। पहले हार्ड वर्ड लिखना है, बच्चों को वर्ड्स के मीनिंग बताना है, बच्चे वर्ड सीख लेंगे। हुआ तो होमवर्क में 2 बार लिख कर ले आएंगे, तो वही वर्ड बच्चों के सामने 2-3 बार आ गए। स्कूल में टीचर ने बोला, उन लोगों ने रिपीट किया, घर पे यदि होमवर्क में दिया तो मम्मी ने बुलवाया, रिपीट हो गया। तो जब नेक्स्ट डे बच्चा स्कूल आता है और जब टीचर लेसन शुरू करते हैं, तब बच्चे के पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इतने सारे वर्ड्स आते हैं। उसके बाद आप जब रीडिंग करवाइए तो बच्चा कॉन्फिडेंटली वो सारे वर्ड्स पढ़ पाएगा। उस वर्ड का मतलब पता है, सेंटेंस में आने वाले दूसरे कुछ एक वर्ड का मतलब उसको ऑलरेडी पता होगा। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बच्चे के अंदर, तो वो उसको इजीली पढ़ पाता है और उस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ पाता है। और ये हैबिट यदि आप शुरू से देंगे तो ये हैबिट आपको आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाके ज्यादा काम आएगी, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस पहले ही बिल्डअप हो चुका है। तो रीडिंग के जो प्रॉब्लम आगे जाके आती है, वो यहाँ से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, बेसिक से हम सुधार सकते हैं इन प्रॉब्लम को, ठीक है। तो तरीका ये होना चाहिए कि पहले नए वर्ड जितने लेसन में है उसको आप देखना है, एनसीईआरटी की बुक्स जो होंगी उसमें लेसन में सबसे ऊपर पहले लेसन के नाम के नीचे हार्ड वर्ड लिखे होते हैं,
यस मैम। उस लेसन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है या उस कोई डिस्कशन होता है, उसमें लिखा होता है टीचर मस्ट डिस्कस दिस विद द स्टूडेंट, है ना, उसके बाद लेसन शुरू होता है। सो दिस इज द राइट वे। बच्चे के ब्रेन में कैसे घुसना है, उसको कैसे लाइन से लेना है, चैनलाइज करना है, एक से एक बांधना है, ताकि वो पूरा एक साथ उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है, इसको यदि आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि जो रीडिंग की काफी सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। मैंने देखा है मेरे यहाँ सेकंड के बच्चे काफी है जो मतलब कोशिश कर लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। एक और चीज होती है नर्सरी से अंदर, मैं आई हैव डन दिस, मैं करती थी, जब भी बच्चों को रायम बुलवाते हैं, बच्चों की एक रायम की बुक होती है ना। हम बच्चों को वैसे भी नर्सरी के बच्चे उनको रीडिंग नहीं आती है, तो रायम की बुक की क्या जरूरत। लेकिन इससे ये होता है, रायम आप उनको सिखा दीजिए, वो बाय हार्ट कर लेते हैं, वो आपके साथ गा के सुनाएंगे। उसके बाद जब बच्चे रायमिंग करते हैं जब क्लास के अंदर, उनके सामने उनको बोलिए कंपलसरी रोज बुक खोल के रखे उस रायम का। यदि आपकी क्लास में पॉसिबल है आप बोर्ड पे लिखते हैं तो ठीक, या आपके यदि प्रोजेक्टर पे है तो प्रोजेक्टर पे ओपन करें, वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू। आप वहां पे जहां जहां गा रहे हैं आप, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, तो आप उस हर एक वर्ड के साथ साथ अपनी फिंगर चले, बच्चे को बोलिए आपको अपनी फिंगर अपनी बुक में रखना है, रायम बोलना है और आप उसके साथ में अपनी उंगली फिराते जाइए जहां पे लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, बच्चे को रायम ऑलरेडी बाय हार्ट है, वो बोल रहा है, दिमाग में है, याद है, बोल रहा है। जो वर्ड्स हैं कैसे लिखा जाता है, वो जब उसके साथ में फिंगर चलेगी तो वो वर्ड्स उसकी आंखों में जाते हैं, तो वो उस आवाज के साथ, उस मेमोरी के साथ उस वर्ड को अपने आप कैच कर लेता है ना। तो ह्यूमन ब्रेन का जो काम करने का तरीका है, हम उसको समझ के उसके हिसाब से यदि करें तो इससे क्या होगा, बच्चा उस वर्ड को बिना आपके पढ़ाए वो पहचानने लगेगा, है ना। नर्सरी के साथ मैंने ये प्रयोग किया है, हम ऐसे बहुत सारे करते थे, फिर उनको बोलते थे चलो इसमें द ढूंढ के बताओ। लिटरली मेरे बच्चों ने द लिखा हुआ ढूंढ के बताया, जॉनी लिखा हुआ ढूंढ के बताया, क्योंकि वो रोज रोज बोलते हैं, उनको नहीं पता है JOHNY जॉनी होता है, वो नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो जॉनी जॉनी यस पापा, तो वो जॉनी लिखा हुआ है, वो जैसे पिक्चर पहचानते हैं ना वैसे इसको पहचानते हैं, तो ये रिकॉग्निशन उनके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चों के रीडिंग में बेसिक से आप उनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अनीता जी नेक्स्ट पे चलिए। आपको जो सामने दिख रहा है उसमें बहुत सारे आपको राइमिंग वर्ड दिख रहे होंगे, राइट। जूनियर सीनियर की जो बुक्स होती है उसमें ऐसे ही होता है, जो भी होते सारे में एक जैसे लेटर्स, राइमिंग वर्ड्स वाली पोएम्स ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि जब बच्चा एक बोलना सीख लेता है, एक वर्ड सीख लेता है, तो उसके जैसे यदि एक एक लेटर चेंज करके दूसरे वर्ड्स आते हैं तो उसको सेम वे में बोलने की कोशिश जरूर कर लेगा। एक या दो बार हम उसको हेल्प करें तो नेक्स्ट टाइम वो भी उसको हेल्प कर, मतलब अपने आप कोशिश करता है और वो काफी हद तक कामयाब हो जाता है। तो एक ये हैबिट रखिए, जब शुरुआत है बच्चे की पढ़ने की या कुछ है, एक आध कोई वर्ड ऐसा सिखा तो उसके राइमिंग वर्ड दो चार उसके साथ में हो, ऐसे कुछ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे कुछ पोएम्स वगैरह हो। जो बच्चे इवन रीडिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम उनके साथ भी ये चीज कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, जो भी उसको लेके बैठा है एक बार उसको पढ़ के बता दे, और सेम राइमिंग वर्ड आएंगे तो बच्चा हर बार अपने आप से कोशिश करेगा पढ़ने की, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है। तो हम ये कर सकते हैं, राइमिंग वर्ड वाली कुछ ऐसी पोएम्स या कुछ लिख के उनको रीडिंग की प्रैक्टिस दें, तो इससे इवन बड़ी क्लास में भी जो बच्चे रीडिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अच्छी बात है सीमा जी, आप करवाती हैं, वेरी गुड। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है चंकिंग, भागों में विभाजित करना। बच्चों को जब पढ़ना नहीं आता है तो आप उसको स्पेलिंग को तोड़ के पढ़ना सिखाइए। पूरा स्पेलिंग उनको एक साथ नहीं पढ़ना है, उनको बोलिए आप 2 लेटर 3 लेटर वर्ड जैसे जानते हैं, तो जो भी स्पेलिंग है उसमें यदि आप 2 लेटर और 3 लेटर में चंक्स कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, तो आप उनको उसके हिसाब से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा आप या तो लाइन बना दीजिए या दूर दूर लिख दीजिए, ब्रेक कर दीजिए उसमें, यू कैन डू दिस, तो बच्चा इसको इजीली पढ़ पाएगा। चंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू रिमेम्बर इवन स्पेलिंग। स्पेलिंग याद रखना हो
तो भी चंकिंग बहुत हेल्पिंग है, पढ़ना हो तो भी बहुत हेल्पिंग है। और आपको लग रहा है मैं जो बता रही हूँ वो यूजफुल है, काम आएगा? यस मैम। जी बढ़िया। क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप लोग काफी चुपचाप सिर्फ देख रहे हैं मुझे। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। बहुत बढ़िया सेजल जी। जी वंशिका जी। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। नेक्स्ट है विचारों और सोच रणनीतियों को सक्रिय करें। इसमें क्या होता है, बच्चों को पता होना चाहिए कि पढ़ने का तरीका क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। कुछ चीजें होती है जिनको पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए ऊपर जो हिंदी में पहले लिखा है, क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? कम कर्म क्रम क्रम क्रम। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में र की मात्रा लगी है ना, र आधा लगा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इनको क्या कहा जाता है? कर्म मतलब कोई भी काम करना। देखिए मैं अर्थ नहीं पूछ रही हूँ, काम करना, कर्म मतलब एक क्रम है, व्यवस्थित जैसे मैं अर्थ नहीं पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ लिखने की तरीका, जो लिखा गया है जिसमें र का उपयोग हुआ है उनको क्या कहते हैं? एक में र नीचे लगा है, एक में र ऊपर लगा है, राइट? एक रा के ऊपर बिंदी रा पे है और वहां ता के ऊपर। क्रम में जो र नीचे लगा है एक मात्रा की तरह क्रम बना है ना, वो पदेन है, उसको क्या कहते हैं? पदेन, जब पैर में लगता है। और कर्म म के ऊपर लगा है उसको रेफ कहते हैं। इसके उच्चारण से आपको पता चलेगा, क्रम क के साथ हम उसके बाद बोलते हैं, क से नीचे र को बोलते हैं, लेकिन कर्म म के पहले बोलते हैं, म से ऊपर बोलते हैं उसको। ठीक है, साउंड से पहचानिए किसको कब बोला जाता है। क्रम कर्म, है ना। हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये पदेन है जो उसके पैर में आता है, क के साथ में, क के पीछे बोला जाता है, क्र, है ना, क के साथ में उसको बोला जाता है, क के पीछे आवाज आई इसलिए उसको क के नीचे लगाया, उसके पैरों में। और कर्म, र को म से पहले बोला गया है, क हमने पूरा बोल के खत्म किया, उसके बाद म से पहले हमने र का उच्चारण किया। तो जब आप रीजनिंग होगा, बच्चे को पता होगा कि कैसे प्रोनाउंस हुआ और ये कैसे आया, तब बच्चा समझ पाएगा कि इसका उच्चारण कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है। ठीक है, कैसे उच्चारण करना और कैसे लिखना है ये बच्चे को तब समझ आएगा। सेम वैसे ही रंग, अब ये जो बिंदी लगाई है ऊपर, अम की बिंदी लगी है, तो उसका उच्चारण कब होगा? रंग, र के साथ हम बोलते हैं इसलिए उसको उसके सिर पे लगाते हैं। पतंग तो किस पे लगेगी? बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि त पे लगेगी, ग पे लगेगी या प पे लगेगी, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो उनको बताइए कि किस आवाज के साथ निकल रहा है। तो जब बच्चों को रीजन पता होगा किसी चीज का, तो बच्चे उस हिसाब से सोचेंगे कि ये ऐसा लिखा है, हाँ मतलब ये हुआ, है ना। कोई भी चीज आप सिखाते हैं तो उनको रीजन के साथ बताइए, सॉलिड रीजन की ये ऐसा है इसलिए इस तरीके से, तो नेक्स्ट टाइम जब कहीं और से भी आएगा तो बच्चा उसको सही पढ़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अनिता जी। इसके अलावा वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए कुछ गेम्स हो सकते हैं। ये जो मैंने 2 पिक्चर लिए हैं वो ये दोनों वीडियो गेम्स के हैं। हमारे मोबाइल के अंदर जो गेम्स आते हैं उस गेम्स में से मैंने ये पिक्चर्स लिए हैं। बहुत सारे ऐसे गेम हो सकते हैं। लेफ्ट वाला हम लोग जनरली पहले भी खेलते थे, किताबों में आते थे, है ना। लेटर, वर्ड्स हमको दिए हुए उस वर्ड को ढूंढना है, सीधा होगा, आड़ा होगा, तिरछा होगा, आपको ढूंढना है कि कंटिन्यूएशन में वर्ड्स कहाँ से आते हैं। इसके अलावा
कुछ एक ऐसे लेटर दिए होते हैं, उनको मिला के हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे इसमें BAT बैट, BET बैट, BEAT बीट, है ना, TEAT बना, और भी अभी इससे 3-4 वर्ड्स और बन सकते हैं। तो यदि बच्चों की वोकेबलरी इंप्रूव करनी है तो ऐसे कुछ बच्चों के साथ खेल खेलने चाहिए बोर्ड पर या इस तरीके से। या आप अपनी क्लास के अंदर कभी कभी ऐसा एक दे दीजिए कि चलिए मैंने ये 3 लेटर लिखे, इससे कुछ, कई बार ऐसा होता है हम ऐसा गेम बच्चों के साथ मैं खेलती हूँ, एक बड़ा सा स्पेलिंग लिखा है, अभी इसमें से आप कितने मैक्सिमम वर्ड बना सकते हैं, है ना। हमने एक बटरफ्लाई बड़ा सा लिख दिया, अब इसमें से 2 लेटर के, 3 लेटर के, 4 लेटर के आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं कि जिससे आप बच्चों की वोकेबलरी बिल्डअप कर सकते हैं, बच्चों को नए नए शब्द सिखा सकते हैं। ठीक है। आ, इसके बाद है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा करना, है ना। हम जैसे मैथ्स के अंदर रेसिप्रोकल करते हैं, 3/1/4, हम उसको 4/1 कर देंगे, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के, राइट। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, उल्टाना, जगह चेंज करना। कोई भी इंसान किसी चीज को सबसे अच्छा तब सीखता है जब वो किसी और को सिखाता है। यदि आपको बच्चे को सिखाना है, आप उसको टीचर बना दीजिए और आप बेंच पर बैठ जाइए। गिव देम चांस टू टीच अदर्स। बच्चा यदि आएगा बोर्ड पे, उसको बोलिए अभी ये 5 मिनट, ये जितना लिखा है आपको पढ़ना है, आपके पीछे बच्चे सारे बोलेंगे और आप साइड में हो जाइए, बच्चे को पढ़ने दीजिए। वहां कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जहां बच्चे गलती करते हैं, आप उसको हेल्प कर दीजिए। ये एक मतलब बच्चों के में होड़ लग जाती है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, दे विल बी हैप्पी। इस तरह की कुछ एक्टिविटी करिए, आप कुछ चेंज करिए। रेसिप्रोकल टीचिंग रीडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जो बच्चे अच्छे से कर सकते हैं पहले उनको चांस दीजिए, उनको देख के दूसरे बच्चे मोटिवेट होते हैं, दे विल ऑल्सो लर्न। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग। उसके बाद दृश्य कल्पना और ऑडियो बुक्स। दृश्य कल्पना मतलब इमेजिन करना कोई चीज। अभी जब भी आप बच्चों को कोई बात बताते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया कि मेरी टीचर उसको करने से पहले पूरी स्टोरी सुना देती है, ठीक है। तो बच्चे अपने दिमाग में एक पूरा बिल्डअप कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा। हमने यदि उनको कोई स्टोरी बताई, मैं यदि आपको अभी कोई किसी कैरेक्टर के बारे में बोलूं, तो आपके दिमाग में उसका पिक्चर बनने लगेगा। ठीक है, मैंने एप्पल बोला तो आपके दिमाग में एप्पल का फोटो आ गया। इफ आई से बनाना, तो आपके दिमाग में बनाना आ जाता है। तो आप जब बच्चों को सिखा रहे हैं तो इस तरीके से सिखाइए, आप उनके ब्रेन के अंदर घुसिए कि उनके दिमाग में पिक्चर्स बनने चाहिए। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड। तो जब वो पिक्चर बच्चा दिमाग में बनाने लगेगा तो उसको वर्ड से रिलेट करने लगेगा, और वो वर्ड जब सामने आएगा, वो पिक्चर याद आएगा, उसको इजीली वो रिट्राइव कर सकेगा, इजीली बता पाएगा। तो दृश्य कल्पना का उपयोग जितना ज्यादा हो सके, इंस्टेड ऑफ दिखाने के बजाय थोड़ा सा उनको सोचने भी दीजिए। और ऑडियो बुक्स, आजकल बहुत सारी ऑडियो बुक्स आती है, हर एक बुक्स की ऑडियो बुक मिल जाती है, या टीचर खुद अपनी ऑडियो बुक बना सकते हैं। मैंने ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था मेरे टीचर्स के साथ। मैंने एक बुक पढ़ी थी, अ, गुजराती बुक है एक्चुअली। वो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे राइटर हो गए, इज कॉल्ड मुछाड़ी माँ। मतलब वो मूछ वाली माँ की एक, वो पुरुष पुरुष थे लेकिन वो माँ की तरह बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने अपनी बहुत सारी मतलब ऐसे एक्टिविटीज की है और एक्सपेरिमेंट किए हैं बच्चों के ऊपर पढ़ाने के, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। उन्होंने बुक्स लिखी है। तो जो उनके एक्सपेरिमेंट की, पूरा 1 साल उन्होंने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज हुआ करते थे, उस वक्त पे उन्होंने अपने वे से, जो हम NEP में अब यूज करने वाले हैं, वो उन्होंने आज से शायद 80-90 साल पहले एक्सपेरिमेंट किए थे। उनकी बुक है गिजुभाई बधेका की। तो वो बुक मैंने टीचर से कहा था कि वो आज से 90 साल पहले उन्होंने जो कोशिश की थी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, हम उसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, आप पढ़िए। तो टीचर्स बुक नहीं पढ़ रहे थे, तो कुछ एक टॉपिक जो मुझे अच्छे लगे, मैं चाहती थी कि वो टीचर जाने, तो मैंने क्या किया, उसको अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड किया। वो 3-4 पेज मैंने खुद पढ़े, अपने वॉइस में ऑडियो रिकॉर्ड किया, और जिस जिस टीचर से रिलेटेड थे, वो सब्जेक्ट रिलेटेड, मैंने उन टीचर्स को भेज दिया उनके मोबाइल पे।
और नेक्स्ट डे जब मीटिंग थी तब मैंने उनसे पूछा, एवरीवन वाज हैप्पी, मैडम हमने आपने जो पढ़ा सुन लिया, हमको बहुत अच्छा लगा, हम इसको यूज करेंगे, हमको अब समझ आया कि ये बुक अच्छी है। ठीक है, तो ऑडियो बुक एक बहुत अच्छा तरीका है आपको, यदि बच्चे तक पहुंचना है, कैसे पढ़ना है, सिखाना है, आप ये कर सकते हैं क्लास में। यदि ऑडियो बुक अवेलेबल है, आप जो बुक पढ़ा रहे हैं तो उसका ऑन कर दीजिए, जैसे हम राइम्स वगैरह ऑन कर देते हैं, साथ में दिखाएं तो बच्चे करते हैं। या आप अपनी बुक बनाइए, उसको साथ में चालू करिए, या पेरेंट्स कुछ हेल्प कर सकते हैं, आप बना के भेज दे, बच्चा घर पे पढ़े, जहां मतलब स्पेसिफिक जहां जहां प्रॉब्लम है आप उसको वहां वहां अपने हिसाब से, मैं बहुत सारे तरीके बता सकती हूँ, किस तरीके को कहाँ और कैसे उपयोग करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये एक ऑडियो बुक का भी ये हो सकता है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। ठीक है, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। मैम आप कर सकते हैं, आप करिए, क्योंकि मेरा पीसी ऑफ हो गया है तो अब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने आपको होस्ट बनाया है। ऐसा है, ओके, हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। पता नहीं क्यों अपने आप ही पीसी बंद हो गया। कोई बात नहीं, मैं वन सेकंड, चालू हो गया। हो गया मैम, बस 1 मिनट में करती हूँ। हाँ? मैं कर रही हूँ मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तब तक हम बात करते हैं। मैंने आज जो तरीके बताए आपको लगता है ये यूजफुल है? यस ओके मैम। मैम। बहुत सारे वीडियोस ऑफ हैं, प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करिए। सॉरी एवरीवन। आ, यहाँ आए थे ना, ओके, ऊपर है। ठीक मैम, इससे नेक्स्ट करना है ना? जी जी, हाँ। इससे नेक्स्ट पे जी। अभी इसके बाद है लास्ट हमारा है बच्चों की विशेष आवश्यकता। हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चा जिस बैकग्राउंड से आता है वो अलग है, उसका फिजिकल एबिलिटी अलग अलग है, तो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर बच्चे की तकलीफ प्लीज कहाँ है, किस कीजिए, वजह से है, प्लीज कीजिए, प्लीज छूना नहीं, हो गया। किस बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ है, किस वजह से है, आप यदि उसको समझ पाएंगे तो आप जो भी बेहतरीन तरीका है उसको उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो बच्चों की स्पेशल नीड को समझना है, जब आप थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी समझते हैं, जब आप थोड़ी सी उनकी हैबिट समझते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम को इजीली समझ सकते हो और पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है। आज मैं एग्जांपल दूं, मैंने 5th स्टैंडर्ड के बच्चों का पेरेंट्स को बुलाया था, उनकी मीटिंग की थी। तो कुछ 10-15 बच्चे हैं जो थोड़े वीक हैं, जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। पेरेंट्स ने डिस्कस किया कि आप पहले पहचाने, मैंने टीचर को भी बोला है कि आप बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम निकालिए, उन बच्चों की अलग से एक्स्ट्रा क्लास करवाई। टीचर को बोला आप इनको प्रॉब्लम कहाँ है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ा हुआ समझ नहीं पाते हैं, या समझ लेते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, लिखना भी आता है लेकिन कौन सी भी चीज कहाँ लिखना है ये नहीं समझ पाते। आप प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करिए, फिर उसके हिसाब से उसकी जो भी रेमेडी हो सकती है वो होगी। ठीक है, अनीता जी, तीन जी दस मैम। ऑलरेडी हो चुके हैं,
जो लिखने वाला पोर्शन है मैं इसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखूं, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इसको 15-20 मिनट में पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। तो मैं नहीं, अगर चाहूंगी ये कि लोग मैं टाइम दे सकते हैं मैम, अगर ये टाइम दे सकते हैं तो अपन कर सकते हैं। थोड़ा टाइम अगर 10-20 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? टीचर आंसर दे प्लीज। नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके मैम मतलब मैम टाइम नहीं दे आप शायद पाएंगे स्कूल इससे में आगे। बैठे हैं, आपको भी शायद जाना होगा, इसलिए आपसे पूछ के कर रहे हो। यदि 10-15 मिनट ऊपर गया तो आपको तकलीफ नहीं है ना? मैम नो मैम, ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं मैम और काफी जाना ही पड़ता है। जाना पड़ेगा। बाकी लोग ठीक मैम, हम 3:30 को कंप्लीट कर। ठीक है। चलिए तो कोशिश करती हूँ मैं। यदि हम डिफिकल्टीज डिस्कस कर सकते हैं तो डिफिकल्टी डिस्कस कर लेंगे और उसकी सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके ठीक मैम। है अनीता जी? या जी मैम। या फिर हम सब टीचर को सुन ले, इसमें भी 20 मिनट तो हमको लग जाएंगे। जी मैम, आउटपुट कितना करेंगे? ठीक है, हम आज इसको यहीं पे रखते हैं। अभी मैं आप हर एक से सुनना चाहूंगी। एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, हर एक से सुनना चाहूंगी। एक तो पहली बात, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आपने पहले वेबिनार किए हैं नहीं किए, आपने सीखा है नहीं सीखा है, बताएंगे। उसके बाद आज मैंने जो इशू लिया है, आज हमने सिर्फ रीडिंग पे डिस्कस किया, तो जो प्रॉब्लम्स मैंने ली, मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं। फिर भी आपको लगता है कि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम और है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। जो मैंने सॉल्यूशन बताया है, क्या आपको लगता है वो सही है? और इसके अलावा भी आपने यदि कोई प्रयोग किया है, आपने कोई अपनी टेक्निक यूज की है जो कारगर थी, तो वो हम हमको बताइए, तो वो दूसरे टीचर भी उसका फायदा उठा सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। आपको क्या बोलना है? आई एम क्लियर टू यू, एम आई राइट? ठीक है। अनीता जी, मैं आपसे चाहूंगी, आप जितने लोग प्रेजेंट है उनको नाम लेकर एक एक बुलाएं, क्योंकि मुझे काफी सारे लोग एक साथ है तो थोड़ा मुश्किल है बुलाना। जी मैम। जी आशा रिवर्सल। आशा जी बताएं, अनम्यूट करें और बताएं। मैम हमने आपको सीखा पहले, एंकिंग भी सीखी और सीखने को मिला है, और बच्चों पर भी हम ट्राई करते हैं मैम। जो आती है वो बच्चों पर को भी सिखाते हैं उसके बारे में। जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी ज्योति सर, ज्योति जी बताएं। यस मैम, नमस्ते। मैंने पहले भी नमस्ते। मैम क्लास अटेंड की हुई है और मैंने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा है और उससे बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। और आज अब भी आप जो बता रहे हैं उन तरीकों से बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद ज्योति जी। आकांक्षा, आकांक्षा अनम्यूट करें। आकांक्षा सिंह अनम्यूट करें प्लीज। यस मैम। बोले। हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी आ आ रही रही है। है, बोले। मैम बहुत ही आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे। आपके जो तरीका है समझाने का वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड आप एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। बहुत ही अच्छा समझाती हैं। आकांक्षा पहले तो कैमरा ऑन करें। जी अब बोले। मैम हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं आपसे, एंड आप बहुत अच्छा समझाती हैं। जो भी चीज मैंने आपके पहले भी क्लासेस अटेंड किए हैं, एंड मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू। आज आपने आकांक्षा क्या जी। सीखा है? आज आपने क्या क्या सीखा है वो बताएं। जी जी, मैं वही पूछ रही थी। कि मैम वर्डों के बारे में, वर्ड का ट्रांसलेट करना एंड बहुत मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब हर एक वर्ड का अपना एक तरीका होता है।
एंड उसको किस तरीके से बोलना है। हर वर्ड का अपना एक मीन्स होता है। जैसे कि हर एक किसी किसी चीज के दो मीन्स होते हैं एंड सबका अपना अपना एक अलग मीनिंग होता है। तो हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने आपने जो हमें सिखाया है हमने वो सीखा है। तो थैंक यू सो मच। आपके पास कोई तरीका है जो हम सीख सकते हैं आपसे? तरीका मैम, बच्चों को बहुत ही पोलाइटली पढ़ाना चाहिए एंड जी उनको बहुत बिल्कुल। ही पोलाइटली समझाना चाहिए। कभी कभी हमें बच्चों को बच्चों की अकॉर्डिंग, मतलब उनके जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे बच्चे क्लास में होते हैं बट वो उनको इंटरेस्ट नहीं होता, कभी कभी पढ़ाई का मन नहीं करता है। तो जी हमें कभी कभी उनके हिसाब से भी, मतलब एक दिन उनके हिसाब से भी पढ़ाना चाहिए। हम उन्हें खेल खेल कर भी पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आकांक्षा जी, मैं मतलब बोलूंगी कभी उनको, कभी नहीं, हमेशा ही। हाँ, तो जो उनको ना जितना इंटरेस्ट होगा तो वो हमें उतना ही इंटरेस्ट लेंगे और वो हमारे पढ़ाने के जो तरीका है उसको भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल। वो हमारी बात भी समझेंगे, सुनेंगे और बस थैंक यू। जी अग्री आकांक्षा जी, बिल्कुल सही है। बच्चों को जितना हो सके आप उनके तरीके में, उनकी सोच का तरीका क्या है, वो किस तरह से सोच, क्या पसंद करते हैं, उनके एग्जाम्पल और सब ऐसे होना चाहिए जो उनसे रिलेटेड हो। तभी यस आप मैम। उनके अंदर तक पहुंच पाएंगे और आप उन पे असर दिखा पाएंगे। यस जी मैम। मैम। जी बढ़िया, अस्मिता जी धन्यवाद। अनम्यूट करें। अस्मिता जी अनम्यूट करें। अस्मिता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, जी बोलो। मैं अस्मिता जैन और मैंने फर्स्ट बार ही आपके अपनी बगल क्लास। में जो बैठा है, अस्मिता आपके बगल में जो बैठा है उनसे थोड़ा दूर हो जाए, फिर बोलो। हम्म, राजेश और अस्मिता बस में। अस्मिता जी अस्मिता बोलो। राजपूत। अस्मिता जी अपनी डिवाइस दूसरी डिवाइस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए, दो डिवाइस नजदीक होने की वजह से आवाज आती है। हाँ जी मैं बोले। अस्मिता जैन हूँ मैं। हाँ जी बताइए। मैंने मतलब फर्स्ट ही बार ही क्लास ज्वाइन की है और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि क्या क्या जैसे सीखा नया आपने आज? कि बच्चों को जैसे गेम में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है तो हम गेम के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी और जैसे बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है तो वर्ड्स को डिवाइड करके भी पढ़ा सकते हैं। बढ़िया। अस्मिता जी, एक टीचर हो के आप यदि इतने छोटे में खत्म करेंगे तो बच्चों को कैसे संभालेंगे? अनम्यूट करें। अनम्यूट कीजिए। अस्मिता अनम्यूट करें। अब बोले। मेरा थोड़ा नेट से दिक्कत हो रहा है इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अस्मिता सिंह। अस्मिता सिंह। अस्मिता राजपूत, सॉरी। अस्मिता राजपूत अनम्यूट करें। जी गुड कहिए। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैंने आपकी पहले भी क्लास ली है, पिछले साल भी ली थी और अभी एंकरिंग में भी जेएसएस की क्लास अटेंड की थी। और कुछ वेरी गुड। आपने जो तरीके बताए हम उससे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ आपने थोड़ा अलग भी बताया है तो अगली बार से कोशिश करेंगे कि उनको उस तरीके से भी पढ़ाएं। जी बिल्कुल, जो तरीके आपने उपयोग में लिए उनका कुछ रिजल्ट मिला या नहीं मिला? ऐसे मैम जैसे किसी बच्चे को हिंदी में भी पढ़ना नहीं आ रहा है तो अपन वर्ड को तोड़ तोड़ कर भी बता सकते हैं। और जैसे आपने बताया जैसे इंग्लिश में नहीं आ रहा तो उसका अपन हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं। जी जी ठीक है अस्मिता जी। थैंक यू। दुर्गा जी, दुर्गा लोंधी प्लीज अनम्यूट करें और आगे बढ़े।
दुर्गा, दुर्गा जी प्लीज अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, हम पहले भी क्लास ले चुके हैं जीएसएस से, और आप बहुत कुछ सीखा है। छोटी क्लास में तो मतलब आपसे बहुत अच्छे से मतलब सीखा है। तो इसमें जैसे कुछ बच्चे हैं ना, तो अक्षर नहीं पहचान रहे हैं, तो आपने वो गेम वाला बताया ना, उससे बच्चे गेम के द्वारा वर्ड वर्ड या वो काउंटिंग वगैरह भी सीख सकते हैं उससे। जी। और वो जैसे साउंड में वर्ड्स पढ़ता है मैम, उसमें अपन जो पुरानी बुक्स वगैरह हैं उससे पिक्चर वगैरह काट के या सीट बना के उसको अपन दीवार से लगा देंगे, तो फिर भी मैम उससे भी बच्चा दिन भर देखेगा तो सीखेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। जितेंद्र राजपूत और अनम्यूट मैम करें। एक बच्चे की प्रॉब्लम है मैम, जैसे वो बच्चा हाँ क्या जी है, बोलिए। जैसे टीचर पढ़ाता है मैम, वो मेरा ही बच्चा है, तो वो उसका ध्यान ध्यान है ना केंद्रित नहीं रहता, इधर उधर देखता है और सुन के याद कर लेता है कुछ भी। उसका ध्यान इधर उधर क्यों रहता है? मतलब किस तरह रहता है? उसको क्या इंटरेस्ट है? पता नहीं मैम, जैसे मेरा ही बच्चा है जो अभी पहली बात कर रहे थे मैम, वो जैसे टीचर पढ़ा रहे या कुछ हम भी पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ा रहे तो वो इधर उधर देखेगा और सुन के याद कर लेगा मैम। मतलब जैसे उसका कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं रहता है, तो उसका कंसंट्रेशन अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ करना होगा। तो मैम उसको बताइए आप कैसे क्या करें। उसको बुक की जगह यदि वो स्क्रीन की तरफ ध्यान देता है, जैसे यदि मोबाइल या टीवी के ऊपर उसको नजर रहती है, तो उसको कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर दिखाइए वो चीज, फोटो खींच के उस पर डालिए और उसको उस पे नजर रहने दीजिए। हमको उसको पढ़ाना है। एक बार जब पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो फिर वो बुक की तरफ भी उसको ले जा सकते हैं। उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना सिखाना पड़ेगा। उसको जहाँ इंटरेस्ट है वहां इंटरेस्ट लेने दीजिए। थोड़ा सा अपना चेंज करिए, जब उसका इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में फिर उसको वापस बुक पर ला सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। जी जितेंद्र राजपूत प्लीज अनम्यूट करें। स्पीकर होगा, स्पीकर को क्लिक करेंगे। हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, बच्चों के लिए जैसे डिफिकल्ट वर्ड हैं तो उनके लिए अपन डिवाइड करके पढ़ा सकते हैं, जी। और उनके लिए अपन को उत्साहित करना, जैसे वो बता नहीं पा रहे हैं तो अपन को ये बोलना है कि आप बता सकते हैं। जी। हाँ, उनके लिए ऐसे अपन उत्साह करेंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे मैम। और मैंने पहले क्लास अटेंड नहीं की है, मतलब ये फर्स्ट टाइम। ओके। आपको समझ आया सब कुछ? हाँ मैम, समझ में आया है। ये एक्सपेरिमेंट करिएगा। जी मैम। जी अपन को बच्चे को धन्यवाद। मतलब जो जी उसको जैसे कोई जानकारी है तो अपन उसके ही मतलब जोड़ के पढ़ाएं तो जल्दी सीख जाएगा बच्चा। बिल्कुल। जी ज्योति सेन अनम्यूट करें। ज्योति सेन अनम्यूट करें प्लीज, स्पीच दें अपनी। यस मैम, बोल दिया मैम। कर दें। हाँ ज्योति तो हो गया। कल्याणी ताम्रकर, कल्याणी जी, कल्याणी प्लीज अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैंने आपकी पहले भी क्लास अटेंड की है और मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है। आज जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट लेसन नहीं पढ़ाना है, उसके जो डिफिकल्ट वर्ड है पहले उनको पढ़ाना है, जी। और कोई बड़े वर्ड हैं उनको आधा आधा तोड़ के पढ़ाना है। जी। इससे मैम बहुत हेल्प होगी। जी ठीक है, थैंक यू। कंचन चौरसिया प्लीज अनम्यूट करें। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम, मैंने पहले भी आपकी क्लास की है और मतलब आपकी सीख सीख कर मैं जैसे जो फर्स्ट में आई हुई है बच्चों को ज्यादा काफी टाइम कर पाई हूँ। आपने जो सीखा है उसको क्लास में उपयोग किया? जी बिल्कुल मैम, रिजल्ट भी मिला।
बहुत अच्छा ही मिला मैम। अच्छी बात है। प्रॉब्लम एक आ रही है, ये क्लास में मेरी जो केजी में एक लड़की है, वो पेंसिल पकड़ने से भी डरती है, बोलती मुझे डर लगता है। मैं उससे बोलती हूँ कुछ नहीं है, इसको अपन ऐसे पकड़ते, स्पून पकड़ते हैं वैसे इसको अपन पेंसिल पकड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार से वो करते हैं, लेकिन एक ही शब्द निकलता है उसके मुंह से कि मुझे डर लगता है। तो मैम आप इसमें बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। उसको यदि पेंसिल पकड़ने से डर लगता है तो आप उसको पेंसिल मत पकड़वाइए, आप उसको सैंड ट्रे होता है, सैंड ट्रे में उंगली से लिखना सिखाइए। वो तो कर ठीक है, लेती है मैम। वो कर लेती है तो क्रेयॉन्स कलर करना पसंद है? कलर नहीं, वो कलर भी नहीं करती है, सिर्फ मस्ती करेगी। या जैसे रेत रेत रहती है, ट्रे में लेकर रेत पर बनवाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कर तो ये बना लेगी अपन जब तक बैठेंगे तब तक। और फिर उसके बाद अपन जैसे थोड़ा इधर उधर बच्चों को देखेंगे तो फिर वो भी छोड़ देती है। देखिए, अभी दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो पहले तो उसका रीजन ढूंढना कि वो पेंसिल क्यों नहीं पकड़ना चाह रही है, थोड़ा पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा, कहीं कोई चीज ऐसी उससे रिलेटेड है जिसकी वजह से उसको डर लगता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे पहली बार में कभी कोई चीज उसने किसी को देखा हो, अपने बड़े भाई बहन को या आस पड़ोस के बच्चे को, कि उसको लिखवाने में बिठाते हैं। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्श होते हैं, है ना, नहीं लिखना आ रहा है, लगाई दो, लिख कैसे नहीं लिखता है। तो वो ही बच्चों के दिमाग में बन जाता है कि यदि हम लिखते हैं तो मार पड़ती है, गलत होता है तो मार पड़ती है। तो वो चीजें बच्चे कनेक्ट करके इसलिए उनको डर लगता है। तो पहले तो उसको डर क्यों है, उसका रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा, उससे डिस्कस करके, पेरेंट्स से डिस्कस करके। उस डर का यदि कारण पता चला तो हम उसको उस डर से निकाल सकते हैं। और एक थोड़ा साइकोलॉजिकल दूसरी चीज होती है। जी बोलिए, आप कुछ कह रही थी। ये प्रॉब्लम हो सकती है मैम, क्योंकि वो मतलब जब से एडमिशन हुआ तब से ही वो ऐसी है मैम, और जितने जहाँ तक नहीं आ रहा उसमें। उसको ये कॉन्फिडेंस दिलवाना पड़ेगा, यदि वो बोर्ड पे लिखती है उसको बोर्ड पे लिखने दीजिए, उसने लिख लिया तो उसको स्टार दीजिए, उसको गुड दीजिए, उसको थोड़ा एनकरेज करिए। स्लेट में यदि लिखती है, स्लेट में लिख के जो उसने लिखा है उसके लिए उसको स्टार, उसको थोड़ा सा चॉकलेट, उसको पैम्पर करिए। उसके बाद उसको बोलिए कि आप पेंसिल से भी, आप इससे लिख सकते हो तो आप पेंसिल से भी सही लिख सकते हो। यदि वो कोशिश भी करती है तो उसको थोड़ा सा एनकरेजमेंट, है ना, थोड़ा कोशिश करके देखिए। जी मैम। निधि प्रजापति प्लीज अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। जी निधि जी। यस मैम, मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन की है। मैम मुझे आपसे सीख के बहुत कुछ, जैसे कि कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले चैप्टर रीड करने से पहले हार्ड वर्ड उन्हें बता दो, जिससे वो प्रिपरेशन कर ले उस चीज की। और बच्चों को पढ़ाने से पहले उन्हें ये नहीं बताओ कि आपको नहीं आएगा, उन्हें उत्साह जागरूक करो, मतलब वो ये सब कर लेंगे। और भी जी निधि जी, आपके पास कोई अपना तरीका है जो हम सीख सकते हैं? और भी चीजें, जैसे बच्चों को बुक रीड कराते हैं तो उन्हें पहले और अच्छे से और उन्हें एक्सप्लेन करके बता दें कि इसमें ये सब है, जिससे बच्चों जी को समझ में आ जाए। जी बिल्कुल। मैम मुझे आपसे पढ़ के अच्छा लगा, बहुत सी चीजें सीखने को मिला है। थैंक यू मैम। जी थैंक यू, आप बस इसका उपयोग करिए कक्षा में। यस मैम। जी निशी अग्रवाल अनम्यूट करें। हेलो। जी बोले। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। जी मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप प्लीज वीडियो ऑन और करेंगे? मैम कैमरा खराब हैगा। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ओके सॉरी। कोई बात नहीं। इसमें बच्चों को मतलब कैसे समझाना है,
और जो शब्दों को उच्चारण में उन्हें परेशानी होती है, हार्ड वर्ड जो टफ है, तो सबसे पहले वो लिखवाना है। और फिर जो हमारा तरीका है इसमें मतलब मनोरंजन के साथ पढ़ाना, गाना गाते जी साथ, जिससे कि उन्हें जल्दी याद हो जाए। अब जी जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि बच्चों को ट्रिक से पढ़ाया तो उन्हें आ गया था समझ में। तो हाँ, कुछ बच्चों ने अगले दिन करके बताया था। अब जिन्हें नहीं आया तो वो क्लास में बातें कर लेते। अब उनका ध्यान कैसे केंद्रित करवाएं? देखिए, क्योंकि बच्चों का बच्चों को ध्यान आपकी मानने में तरफ यदि अच्छा नहीं आपको लेना लगता है पढ़ाती तो आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि बच्चों को इंटरेस्ट हो कि वो आपकी तरफ देखे। जी आपकी आवाज में इतना जोर मतलब वो होना चाहिए। आपको बच्चों को अट्रैक्ट अपनी तरफ करना आना चाहिए। जी आज की मैं बात बताऊं, 6 स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाने गई थी। टीचर नहीं आए थे तो प्रॉक्सी लेने इंग्लिश ग्रामर की। मैं गई, उससे पहले क्लास में बहुत शोर हो रहा था, आवाज हो रही थी। मैंने जाके कहा कि बुक निकालिए, मैं पढ़ा रही हूँ। बुक निकालने वगैरह में 2-5 मिनट बच्चे शोर करते हैं, मैं खड़ी रही। उसके बाद फिर भी कुछ 2-4 बच्चे थे जो कंटिन्यूअसली बिजी थे कुछ कुछ करने में। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ हाथ बांध के खड़ी रही। और जो जो बच्चे बात कर रहे हैं मैं हर एक की नजर को देख रही हूँ। जहां बच्चे की नजर मुझसे मिलती है उसको समझ में आता है कि टीचर मुझे ही देख रहे हैं, तो वो स्टडी हो जाता, वो बुक खोल के सीधा बैठ जाता। एक 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 करके पूरी क्लास, सबका अटेंशन। उसके बाद भी 1-2 बच्चे थे, कहीं कुछ नीचे गिर गया, उठाना है। देन आई टोल्ड कि आपको जो करना है फटाफट खत्म कर लीजिए तो फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँ। इससे क्या होता है, बच्चों को समझ में आता है कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो डिस्टर्ब कर रही है, हम तुरंत टोके जाएंगे और तब तक पढ़ाई नहीं शुरू होगी। कई बार क्या होता है, हम सुनते हैं, वो हमेशा की आदत हो गई, चुप रहा तो वो, लेकिन उसको अपोजिट करिए, कभी कभी चेंज करिए अपना तरीका और उनका अट्रैक्शन ग्रैब करने की कोशिश करिए अपने आप। मतलब जो मोस्ट टॉकेटिव क्लास है उसको भी मैंने 15 मिनट के अंदर, मैंने जो आधे घंटे में पढ़ाना था मैंने 15 मिनट में फिनिश कर लिया। पूरी क्लास ने सुना, लेकिन पहले आप उनका अटेंशन ग्रैब करिए। तो जब तक सबका अटेंशन आपकी तरफ ना हो वो नहीं कर पाएंगे। तो छोटे बच्चों में या तो आप एक बहुत सारे तरीके होते हैं अटेंशन ग्रैब करने के। यू स्टार्ट क्लैपिंग। आप कोई एक एक्शन करना है, क्लैपिंग करना शुरू करिए, एवरीबडी विल पे अटेंशन। अभी अचानक से हम में से कोई एक कुछ करना शुरू करते हैं, हम सब उसको देखेंगे, राइट? तो जो बच्चे कर रहे हैं उससे कुछ अलग हटके करिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैं चुप हो गई और एक एक को देख रही थी, क्योंकि मैंने आई कांटेक्ट किया हर एक से, जो बात कर रहा था उसकी तरफ मैं देख रही थी। तो बाकी सारे भी उसी को देख रहे थे, जो चुप बैठे थे मुझे देख रहे हैं, उन्होंने भी उसको देखना शुरू किया। तो वो सबकी नजरें उसको अपने पर लगती तो बच्चा सक पका जाता है। ये बड़े बच्चों के साथ पॉसिबल है, छोटे बच्चों के शायद शायद ना हो। तो आप उनको, यदि पूरी क्लास को अपने कंट्रोल में लेना है, शुरुआत में थोड़ी सी छोटी सी पोयम, एक कोई जोक, एक कहानी। मैं 6-7 स्टैंडर्ड में जाती हूँ तो जो रिसेंट इशू होता है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, 1-2 दिन में न्यूज में देखा हो, उसके ऊपर आप डिस्कस करिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी। तो क्या होता है, एक शुरुआत कैची होती है तो बच्चे सारा अटेंशन आप पे ला देते हैं। तो यू नीड टू सी कि कौन सी टेक्निक आपके यहाँ काम करेगी। ठीक है? जी मैम। जी रागिनी जी, प्लीज अनम्यूट करें रागिनी जी। जी बोले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? हाँ जी। मैम बोलिए। मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है अभी। मैम अभी 1 मंथ हुआ है अभी क्लास लेने में। अब मैम ने जो बताया है उसको आगे यूज करेंगे क्लास में। और मैम ने आज आपको क्या क्या बताया उसके बारे में एक्सप्लेन करें। मैम ने जैसे बताया, जैसे जो लेसन लिखवाते हैं तो उसमें वर्ड मीनिंग तो करते हैं, लेकिन मैम ने बोला हार्ड वर्ड करवाना। ये वाली चीज मतलब अच्छी लगी कि बच्चों को पहले एक्सप्लेन कर देंगे तो उनको बार बार जो पूछने आते तो वो पूछने नहीं आएंगे वर्ड। जी ये सबको पता रहेगा, क्योंकि मतलब सब बच्चे अलग अलग से आते हैं ना वर्ड पूछने के लिए। जी और अच्छा लगा आपसे क्लास लेके। हम आगे बस वही टेक्निक यूज करेंगे क्लास में, फिर देखेंगे कैसी क्लास। थैंक ठीक यू है। मैम। संचिता
सक्सेना, प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी गुड गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून। कोई बात नहीं। मेरा नाम संगीता है। मैंने अभी आपके फर्स्ट टाइम ही क्लास ली है। इसके पहले मैंने एक एंकरिंग की थी क्लास, बट वो थोड़ी ही ले पाई थी मेडिकल इशू के चक्कर में। तो काफी कुछ सीखा है आपसे, मतलब इस क्लास में कि बच्चों को कैसे वर्ड ट्रांसलेट करें, कैसे उन्हें पढ़ाएं, कैसे समझाएं। और क्या होता है ना, कुछ बच्चों को आते होने के बावजूद भी वो बोलते नहीं है, बताते नहीं है। इस वजह से कहीं ऐसा कहाँ नहीं से हो कि उनको हो जाए तो मतलब मैम गुस्सा हो जाए या चिल्ला। तो मैम सबसे पहले तो बच्चों को वो डर जो है ना, वो टीचर्स के जो प्रति होता है, वो उनको मतलब हटाने के लिए करना बिल्कुल पड़ेगा। सही। क्योंकि बच्चों को तभी फ्रेंडली होकर ही पढ़ाना पड़ेगा, तभी बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे तो बिल्कुल तभी पढ़ते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ मैम हमारी सुनेंगी, हम बच्चों की सुनेंगे। बस यही है, बिल्कुल थोड़ा सीखेंगे तब देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल। जी संगीता जी, प्लीज अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज संगीता लोधी फ्रॉम संस्कार इंटरनेशनल स्कूल गौरसाबन। मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास अटेंड की है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एजुकेशन मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब अच्छे जो आइडियाज है मिले हैं कि बच्चों को किस तरह से इजी तरह से पढ़ा सकते हैं। जैसे जो बड़े वर्ड है उनको, जो हार्ड वर्ड है उनको लिखवा दो, या कुछ ऐसे वर्ड जो बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है उनको बार बार रिवाइज करा दो, जिससे वो वर्ड उनको याद हो जाएंगे तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी और मैम जैसे कि मैं साइंस टीचर हूँ तो मतलब हम ऐसे पढ़ाते हैं कि जो डेली एग्जाम्पल है, डेली लाइफ में जो यूज होती हैं चीजें, तो उनका एग्जाम्पल देख के बच्चों को समझाते हैं और प्रैक्टिकल भी कराते हैं, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा यदि बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाए तो उससे वो अच्छे से समझते हैं। जी बिल्कुल। सुनीला जी, सुनीला प्लीज अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैंने ये पहली बार ये क्लास अटेंड की है और मतलब आपने क्या क्या सीखा है, एक्सप्लेन करें। नहीं, और पहली बार पढ़ाना भी शुरू किया है, 2 महीने हुए हैं अभी भी। आज ओके। क्या सीखा है मैडम के थ्रू, आपने आज क्या सीखा है वो बताना। मुझे आपके पढ़ाने की तरीके अच्छे लगे, मतलब अब मैं करूंगी जो कुछ आपने बोला है वो करूंगी। और मेरी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो ना पढ़ता है और ना लिखता है, तो आप उसके बारे में बताइए कि मैं क्या करूं। कौन सी क्लास है? ना, ना तो वो बोल पाता है, फर्स्ट क्लास में। नर्सरी केजी तो किया होगा? क्या? केजी नर्सरी पढ़ा हुआ है? हाँ, पढ़ी है उसने, लेकिन वो फिर भी हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो बोल भी नहीं पाता है और ना वो लिखता है कुछ। उसका रीजन क्या है? पहले आप उसको इंटरेस्ट लेता है पढ़ाई में, क्लास में आप समझाते हैं तब ध्यान देता है, नहीं लेता ओरल करता है। है? नहीं, हम मतलब उससे कुछ भी बोलते हैं कि मतलब पढ़ो, मतलब किसी को भी उसके साथ में बैठा देते हैं तो बोलते हैं कि ये पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ना है। थोड़ा पढ़ेगा, जब तक हम वहां खड़े रहेंगे, वहां से हम चले गए तो वो फिर नहीं पढ़ता। ऐसे बच्चों का जो इंटरेस्ट ना होने का कारण, क्योंकि एक तो घर पे उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये कुछ वजह होती है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो करेगा वो सही होगा। बच्चे इस वजह से करना अवॉइड करते हैं, उनको लगता है गलत हो गया, डांट पड़ेगी, इससे तो करना ही नहीं है। एक छोटे बच्चों में जो रीजन होता है ना करने का, ठीक है, उसको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलवाइए कि आप जो भी करेंगे गलत या सही चलेगा, हाँ डांट नहीं पड़ेगी। तब वो बच्चा हिम्मत करेगा करने की, यदि ये रीजन है कि उसका कॉन्फिडेंस नहीं है तो। दूसरा रीजन ये होता है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, घर में भी कोई केयर नहीं करते हैं उनको, मतलब यदि घर से हेल्प की जाती है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है। यदि घर में कोई नहीं ध्यान दे रहा है तो पेरेंट्स से मिलकर आप बताइए कि स्कूल में जैसा है उसका यदि कंडीशन घर पे भी है तो पेरेंट्स की क्या एफर्ट्स है उसके लिए।
जॉइंट एफर्ट। वो घर पे भी उसकी उसकी दीदी वगैरह बोलती हैं, बुलाते हैं उनकी दीदी को, तो वो बोलती है कि मार मार के पढ़ाओ। अब ऐसे कैसे पढ़ाएं हम? मार के कुछ नहीं होता है, मार का कोई असर नहीं होगा। नहीं, हम मारती है और ना स्कूल में परमिशन है कि मारो। नहीं, उस बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज में है? किसी में नहीं है, बस खेलने में है। खेलता रहता है और मारता रहता है दूसरों को। खेलने में है ना, तो आप उसके साथ हाँ। खेल खेलिए। आप उसको खेल में ऐसी चीजें करवाइए कि ये करना है। खेल ऐसे खेलिए कि जिसमें उसको, यदि आपको पढ़ना है तो उसको पढ़ना जरूरी होगा। हम खेल खेलते, ताश के खेल खेल रहे हैं, ठीक है, उसको 1 2 3 पर पहचानता होगा तो वो ताश का खेल खेल सकता है। आप जमीन के ऊपर ऐसे कुछ ड्रॉ कर दीजिए। जो बच्चे पढ़ना जानते हैं, चलो आप ए पे कूदो, आपको तो पढ़ना नहीं आता, मैं आपको नहीं खिलाऊंगी, है ना। उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके ऊपर उसको लेकर आइए, तो वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। आप क्लास को लीजिए, क्लास में आपने ए से जेड अल्फाबेट लिख दीजिए। जिस बच्चे को पढ़ना आता है हम उसके साथ खेलेंगे। एक को पकड़िए, चलिए आप एफ पर कूद के बताइए, बच्चा एफ पे कूदेगा, उसको 2 3 लेटर कूदा के उसको खड़ा कर दी। उसको बोलिए आपको नहीं खिलाएंगे क्योंकि आपको नहीं आता है, फिर वो कोशिश करेगा। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग टेक्निक हो सकती है, अलग अलग टीएलएम यूज करके। आप कार्ड्स वाले हो सकते हैं, उनको लेके आप कुछ नया गेम सोचिए। उसको खेल तो पसंद है तो आप उसको खेल से लाइए पढ़ाई पे। ठीक है जी। विवेक जी अनम्यूट करें। विवेक जी, ठीक है मैम, हम अब समापन करते हैं। विवेक जी है नहीं शायद, है ना, और वेबिनार कंप्लीट कर। 1 मिनट। जी मैम। लेकिन एक आप लोगों का जो नियत कार्य होगा, मैं एक कोशिश करूंगी, मैंने एक लिस्ट बनाई, मैं लिस्ट भेजूंगी, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग क्लासेस और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी हमने जो टेक्निक आज सीखी है उसका आप क्लास में यूज करेंगे। उसको यूज करने के बाद उसके फोटोज या वीडियोज जो भी आप यूज करते हैं वो कैसे आपको हेल्पफुल रहा, मैसेज के थ्रू आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है? ठीक है जी अनिता जी। जो मोह माया मान मत सद मदन मदन तो विपुल विष्णु बीज ध्यान धारण धीर जो तरन तार और निवारण और चलती के रहे वे वंदनीय शंकर सकम महावीर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आज आपने पढ़ाया और बहुत अच्छी टेक्निक दी। छोटे बच्चों को कैसे है ना, उनको पढ़ाई के से मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। सभी मैम को थैंक यू कह के लीव करेंगे। अनम्यूट करें, मैम को थैंक यू करें और लीव करें। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम को थैंक यू बोले और लीव कर लें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी।